Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 मार्च 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो यह है कि फटाफट वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है उसको दबा देना। और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रखा है अपने 2K प्लस लाइक्स का। कल के वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो आज के वीडियो पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी तरफ से कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आने वाला है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे BBNJ ट्रीटी के बारे में। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर करवा दिया गया है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हम कवर करेंगे और इस आर्टिकल को आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेट कर सकते हो। दोनों के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ये जो BBNJ ट्रीटी है ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो करंट इशू आप देख पाओगे, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है और डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो हुआ क्या, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस बैठता है और ये कॉन्फ्रेंस चौथा कॉन्फ्रेंस होता है। ये चौथी मीटिंग होती है और एक बॉडी के अंडर में इस मीटिंग को रखा जाता है। उस बॉडी का नाम क्या है, उसका नाम है UNCLOS। UNCLOS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया ना, इस आर्टिकल में से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। तो UNCLOS क्या है हम लोग इसको भी सीखेंगे, प्लस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया उसको सीखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस मीटिंग का मेजर मकसद क्या है। ये जो BBNJ है, ये BBNJ का मतलब क्या है, इसका मतलब है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अब बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली यहां पर बात होती है पानी की, ठीक है। पानी में अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये इंडिया की टेरिटरी है, इसके पास यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सक्लूसिव जोन देखने को मिलता है जो कि भारत के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाहर का कुछ यहाँ पर हिस्सा होता है पानी का, वो यहाँ पर बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो उसी एरिया को लेकर चर्चा की गई है। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आर्टिकल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बातचीत की गई है कि जो समुद्र वाला एरिया है उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है समुद्र के अंदर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग आगे के लिए प्रोटेक्शन दे पाएंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी को लेकर ये मीटिंग बैठी थी, क्लियर हुआ। और ये मीटिंग किसके बॉडी के अंडर में हुई है, UNCLOS के अंडर में। तो पहली चीज जो कि आपको प्रीलिम्स में यहां पर काफी हेल्प करेगी और क्वेश्चन बन सकता है वो है UNCLOS। UNCLOS की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। लॉ ऑफ द सी से समझ लेना, समुद्र के लिए यहाँ पर जो भी कानून बनाने वाली बॉडी है वो आपको UNCLOS देखने को मिलेगी। 1982 के अंदर यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर इस बॉडी को बनाया जाता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं। और इस बॉडी के हिसाब से जो पानी का हिस्सा है ना, वो 5 एरिया में डिवाइड किया जाता है। और वो 5 एरिया कौन कौन से होते हैं, उसमें एक इंटरनल वाटर होता है, एक टेरिटोरियल सी होता है, तीसरा कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, चौथा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और पांचवा हाई सी होता है, ठीक है। ये 5 हिस्से में पानी डिवाइडेड होता है। तो ये जोन्स होते कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया के इस वाले हिस्से में जो ये हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर रीजन है, इसके इर्द गिर्द आप देख पाओगे यहां पर समुद्र है, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो क्या इंडिया की टेरिटरी सिर्फ यहीं पर समाप्त होती है, ऐसा तो नहीं है। पानी का भी कुछ हिस्सा होता है जो कि भारत की टेरिटरी के अंडर में आता है। मतलब ये जो पानी का हिस्सा आ रहा है इतना, इस पे पूरी तरह से भारत का कंट्रोल है।
इस पर कोई दूसरा जो कंट्री है वो यहाँ से जहाज़ नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे, मतलब कंट्रोल जो है यहाँ पर पूरी तरह से हमारा रहता है, ठीक है। ऐसे आप देख पाओगे इधर यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला आइलैंड हो गया, और इसके इधर गिर्द गिर्द यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारा ये आपको जोन देखने को मिल जाएगा। ये जो पानी का हिस्सा है ये सब हमारी कैटेगरी के अंदर में आता है, ठीक है। ऐसी श्रीलंका होगा तो श्रीलंका का अपना यहाँ पर खुद का यहाँ पर ऐसे जोन होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये जो हिस्सा है, जैसे मान लो यहाँ पर ये इंडिया का यहाँ पर बाउंड्री हुई, और इस बाउंड्री से जब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते इसी वाले पानी के हिस्से को 5 एरियाज में डिवाइड किया है उनक्लोज ने। और वो 5 एरियाज कौन कौन से हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताए थे। अब चलो इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझते हैं, वो 5 एरियाज को समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये इंडिया की बाउंड्री हो गई, और इस बाउंड्री में यहाँ पर लैंड हो गया, जमीन हो गई, तो जमीन के पास में जो थोड़ा सा पानी सटा हुआ है ना, उसको हम लोग इंटरनल वाटर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और उसके आगे थोड़ा सा 12 नॉटिकल माइल्स का जो यहाँ पर दूरी पर पानी होगा उसको हम लोग टेरिटोरियल सी बोलते हैं। फिर उसके आगे थोड़ा सा 12 नॉटिकल माइल्स का होगा तो यहाँ पर उसको हम लोग कॉन्टेगस जोन बोलते हैं। और बाकी भारत की टेरिटरी से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये चारों पार्ट हो गए। यहां तक आप देख पाओगे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक का पानी का हिस्सा है वो उसी कंट्री की टेरिटरी के अंडर में आता है। अगर आप लोग इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है, बाउंड्रीज बनी हुई है पानी की, ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि भारत की टेरिटरी के अंडर में आता है। और इसी एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जितना भी ये पानी होगा इस पे भारत का पूरी तरह से ज्यूरिसडिक्शन होगा। हम लोग यहाँ पर रूल कर रहे हैं, हमारा पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो दबदबा है इस पूरे एरिया में, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद शुरू होता है हाई सी, मतलब इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक हो गया। इसके बाद वाला जो हिस्सा हो गया इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा हो गया सी, ये हाई सी हो गया, ये सारा हमारा इंटरनेशनल वाटर के अंदर आ गया। तो इसी वाले एरिया के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये जो BBNJ आपने समझा है ना, यही है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ये जो हिस्सा हो गया ये तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, इसके बियॉन्ड, इसके बाहर वाला यहां पर हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। इसी हिस्से के अंदर, इस वाले पानी के अंदर हम लोग कैसे यहां पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे जो यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको हम लोग कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसको लेकर इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई है। आई होप आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये समझ में आ चुका है, क्लियर हुआ। तो बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी क्या है, हम इसको समझते हैं। देखो इसी ट्रीटी को हम लोग ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के नाम से भी जानते हैं, तो आपको मतलब बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ट्रीटी ऑफ द हाई सीज एक और नाम से जानी जाती है, वो है यहाँ पर BBNJ ट्रीटी। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जो पानी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है, मैंने आपको बताया ऐसा पानी कौन सा वाला, इंटरनेशनल वाटर, जिसमें यहाँ पर कंट्री का कोई रोल नहीं है, कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो उस वाले पर्टिकुलर पानी के अंदर यहाँ पर हम लोग कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे वहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वहाँ का जो एनवायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उसको लेकर इस ट्रीटी के अंदर चर्चा की गई है। और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है इसको डेवलप किया गया है उनक्लोज के अंडर में। उनक्लोज क्या होता है आप थोड़ी देर पहले समझ चुके हो। तो उनक्लोज के अंदर यहां पर इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, दुनिया भरी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें यहां पर बोला गया कि देखो ये क्या करेगा, जो पूरा का पूरा हाई सी है उसको पूरी तरह से मैनेज करेगा। हाई सी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करने का काम करेगा। हाई सी वाला एरिया कौन सा है, तो ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाद वाला हिस्सा, ठीक है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, जो हाई सी वाला एरिया है, इसी वाले हाई सी एरिया के अंदर जो भी पानी होगा, अब ऑब्वियस ही बात है जो भी वाटर होगा इसके बाद वाला, इन सारे वाटर के ऊपर सभी कंट्रीज का बराबर हक होगा। लेकिन जो ये वाला हिस्सा होता है इस पर यहाँ पे भारत का हक होगा। इसी प्रकार से जिस भी कंट्री के आगे का ये वाटर होगा उस पर उसका कंट्रोल होगा, लेकिन बाकी सारे वाटर के ऊपर इक्वली कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया होने वाला है, तो इसी को लेकर जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, इसी के प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा की गई। हाई सी वाला एरिया कौन सा है, आई होप आप लोग समझ गए हो। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आखिरकार इस प्रकार की ट्रीटी की ज़रूरत क्या थी, ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो आज के टाइम पर ये वाला जो हिस्सा है
खासकर कौन सा वाला हिस्सा, जो हाई सी वाला एरिया, इंटरनेशनल वाटर वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, ये किसी के थ्रू यहाँ पर रूल नहीं किया जाता, किसी के थ्रू भी कंट्रोल नहीं किया जाता, ओन्ड बाय नन, किसी के थ्रू यहाँ पर इसका कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसका कभी कभी आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, काफ़ी सारी फिशेस वगैरह भी यहाँ पर फिशिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता रहता है, रिसोर्सेस निकाले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग को बैठाया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी आपको देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस इसी वाले वाटर के थ्रू देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये वाला पानी आपको बहुत सारे एरिया में देखने को मिलेगा। जो हमारे अर्थ सरफेस का हाफ एरिया है उसमें आपको इंटरनेशनल वाटर देखने को मिलेगा। ये जो एरियाज़ हैं वो बहुत मुश्किल से रेगुलेट हो पाते हैं, इनको समझ बहुत मुश्किल से पाते हैं हम लोग, इनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो जितना भी ये इंटरनेशनल वाटर है ये अच्छे से प्रोटेक्शन में नहीं है आज के टाइम पर। इसका लगभग 1% आज के टाइम पर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग को आवश्यकता है कि इसको एक अच्छी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ये एरिया बहुत सारा है, इसकी वजह से यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि इस एरिया को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका गलत यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आई होप आप लोग यहाँ पर ये तीनों पॉइंट समझ चुके हो। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन ओशन वेंट्स में, जब आप देखोगे तो 100% जो मोलस्कस हैं वो सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर हैं। मोलस्कस क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मोलस्कस आपको ये देखने को मिलेंगे सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनका बैकबोन नहीं होता है। ये आपको समुद्र में देखने को मिल जाएंगे सारे मोलस्कस। तो ये जो मोलस्कस है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब यह है कि ये जानवर बहुत ज़्यादा खतरे में है। अगर इनको ज़रा सा भी नहीं बचाया गया, प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे हमारे यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी आवश्यकता हैं, ये सारी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इसको रेगुलेट करने की काफ़ी ज़रूरत है, इसको एक प्रोटेक्शन देने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। इसी को लेकर ये अभी एक मीटिंग हुई। क्लियर हुआ? आई होप आप काफ़ी अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को समझ चुके हो। ठीक है, यहाँ पर BBNJ ट्रीटी क्या है और यूनक्लोज क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बेसलाइन हो गया। कंट्री का बेसलाइन से जब आप आगे जाओगे तो कंट्री के बेसलाइन से आगे का एरिया जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा। देखो समुद्र में जब हम लोग एरिया को मेजर करते हैं तो वो नॉटिकल माइल्स के अंदर मेजर किया जाता है। जब हम लोग रोड पर मेजर करेंगे तो वो किलोमीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक सी बातें हैं। तो नॉटिकल माइल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू 1.852 यहाँ पर किलोमीटर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप लगभग कह सकते हो जो 12 नॉटिकल माइल्स है, 12 नॉटिकल माइल्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स को जब आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको किलोमीटर्स का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोग कह सकते हो कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब यह है कि 370 किलोमीटर्स का जो ये एरिया है, मतलब ये भारत की जो बेस लाइन हो गई, बेस लाइन से आगे जो 370 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कहलाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाला जो हिस्सा आएगा वो हाई सीज यानी इंटरनेशनल वाटर के अंदर आ जाएगा। अभी हम लोग इंटरनेशनल वाटर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगर आप लोगों को काफ़ी सारी नई जानकारी मिली है, सब कुछ समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, आपको मैं याद दिला देता हूं। यहाँ पे बातचीत की गई है इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल रोजाना लेते हैं, इंपॉर्टेंट डे को भी कवर करते हैं। तो आज 25 मार्च है। 25 मार्च को कौन सा दिन होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसको एनुअली ऐसे इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग सपोर्ट कर सकें उन बच्चों को जो कि जिनका जन्म नहीं हो पाया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस दिन को हम लोग ऐसे भी याद करते हैं कि भाई जो एबॉर्शन है, एबॉर्शन के अपोजिशन में हम लोग इस दिन को देखते हैं कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, एबॉर्शन के अगेंस्ट में इस दिन को देखा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हो। क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा आर्टिकल था, तो डेली बेसिस पर एक दिन चर्चा में आता ही है और वन डे एग्जामिनेशन में इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बात की गई है फ्लाई ऐश के बारे में। ये कोई आसान सा शब्द नहीं है, इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है एनवायरनमेंट के ऊपर,
और इस नुकसान को हम लोग काफ़ी अच्छा सोल्यूशन के अंदर बदल सकते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लाई ऐश है वो आज के टाइम पर एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है हमारे एनवायरमेंट की, इसका सोल्यूशन बताओ। तो ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ईंटें देख रहे हो, एक है रेड ब्रिक और दूसरी तरफ आपको ये फ्लाई ऐश की ब्रिक दिख रही है। तो ये इनमें क्या डिफरेंस होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ डायरेक्शन दिया है। इन्होंने बोला कि भाई एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी निगरानी रखेगी किसके ऊपर, करोड़ी और साथ ही साथ खपरखेड़ा, जो ये कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोयले को जलाकर हम लोग यहाँ पर पावर का जनरेशन कर रहे हैं। ये जो प्लांट्स हैं आपको नागपुर में देखने को मिलेंगे। तो इन प्लांट्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाने के बारे में चर्चा करी गई है और बताया गया है कि यहाँ पर ये कितना पोल्यूशन कर रही है उसको देखो। साथ ही साथ इन दोनों प्लांट्स को डायरेक्शन दिया है, इन दोनों प्लांट से बोला है कि आप 100% फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन करो। मतलब जो आज के टाइम पर ये फ्लाई ऐश है ये सारा एनवायरमेंट के अंदर घूम रहा है और इससे लोगों की जान जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो इससे अच्छा ये ना करो कि इसका अच्छा सा यूज़ कर लो, क्योंकि इसका हम लोग एक अलग यूज़ भी कर सकते हैं जिससे फ़ायदा भी होगा, पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर जनरेशन भी हो सकता है। तो वो काम करके दिखाओ। तो आगे इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं। तो फ्लाई ऐश आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। नाम से पता चल रहा है ऐश मतलब राख हो गया, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उड़ता हुआ राख ये बेसिकली आप कह सकते हो। सबसे पहली बात, ये उड़ता हुआ राख है क्या, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे पावर प्लांट्स होते हैं। पावर प्लांट्स का काम क्या होता है, पावर प्लांट्स का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, बिजली का उत्पादन करना। और बिजली का उत्पादन कैसे होता है, और आपको पता होगा बिजली का उत्पादन कोयले को जलाए बिना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो पावर प्लांट्स यहाँ पर कोयले को जलाते हैं, कोयला काफ़ी ज़्यादा जाएगा, उसको जलाया जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास ये बिजली बनकर निकलती है। अब जब ये कोयला जलता है तो इससे क्या निकलता है, इससे धुआं निकलता है। धुआं के साथ साथ बहुत सारी राख निकलती है और ये सारी राख निकल कर आसपास वाले एरिया में उड़ते हुए जाती है। आसपास का एरिया हो गया, कोई नदी हो गई, कोई आसपास पानी का वाटर रिसोर्स सिस्टम हो गया, तो सभी जगह पर ये राख इकट्ठी होती हुई चली जाती है। रोज़ यहाँ पर ये ऐसा ही देखने को मिलेगा और इस प्रकार से काफ़ी सारा फ्लाई ऐश इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो उड़ती हुई राख है जो यहाँ से पावर प्लांट्स के अंदर से निकल रही है, इसी को हम लोगों ने फ्लाई ऐश बोला है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर हम लोग 2020-21 का डेटा देखें तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम लोग फ्लाई ऐश के मामले में बात करते हैं तो पता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हुए पता है कितना कोयला कंज्यूम किया गया, 672 मिलियन टन कोयला को कंज्यूम किया गया, जिसमें से कितना राख बनकर निकला, 222 मिलियन टन राख बनकर निकला। और इसमें से हमने कितने राख को सही से यूज कर लिया जिसका नुकसान हमारे पर्यावरण पर नहीं हुआ, तो वो 205 मिलियन टन है। तो मतलब अभी भी बहुत सारा आप देख पाओगे राख जो है एनवायरमेंट के अंदर घूम रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे नुकसान होते हैं। और वो जो राख है वो खासकर पावर प्लांट्स के आसपास वाले एनवायरमेंट के एरिया के में देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बोला है कि आप इस वाले राख को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इस्तेमाल क्या होगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा आप ब्लर देख पा रहे होंगे क्योंकि पिक्चर ऐसा ही है, ब्लर ही है। अब डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं कि आखिरकार फ्लाई ऐश क्या होता है, प्लस यहाँ पर इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्लाई ऐश एक फाइन ग्रे कलर का पाउडर आपको देखने को मिलता है जो कि निकलता है इन कोल फायर पावर स्टेशन से। ये आपको पावर स्टेशन देखने को मिलेंगे, कोयला जला रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है राख और उड़ रहा है राख, आसपास एनवायरमेंट में गिर रहा है, नदियों में गिर रहा है। और ऐसे आप देख पाओगे, ये वाला पिक्चर देखो नीचे वाला, यहाँ पर किस प्रकार से ये पानी के अंदर इकट्ठा हो गया और पानी के अंदर इकट्ठा होने के बाद ये जमीन में हमारे ग्राउंड वाटर में पहुंचता है। ग्राउंड वाटर में पहुंचने का मतलब आपके पानी के अंदर ये राख पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें इसी फ्लाई ऐश के बारे में, तो इस फ्लाई ऐश के अंदर एक खास बात भी है। वो खास बात यह है कि अगर हम इसको चूने के साथ मिला दें तो ये सीमेंट का काम करेगा, और सीमेंट का यूज़ तो आपको पता ही है। और सीमेंट का मटेरियल हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, सीमेंट का बेहतरीन तरीके से हर जगह पर यूज़ होता है। तो फ्लाई ऐश का यूज़ भी काफ़ी अच्छी जगह किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर काफ़ी सारा कूड़ा करकट है और ये हमारे एनवायरमेंट को नुकसान कर रहा है। इसी वजह से हम लोग इसका दूसरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं।
फ्लाई ऐश के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर आप देख पाओगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड देखने को मिलेगा, प्लस आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मैंगनीज, मर्क्यूरी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। पैलेडियम, थैलियम, वेनेडियम, ये सारी चीज़ें आपको इस फ्लाई ऐश के अंदर देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये एक अनबर्न्ड कार्बन है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला है। अगर किसी इंसान के अंदर जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। अब डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं कि आखिरकार इस फ्लाई ऐश के हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला, टॉक्सिक और हैवी मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब फ्लाई ऐश में देखने को मिलेंगे, जैसे कि निकेल हो गया, देन उसके बाद कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, और ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ये माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और अगर इंसान इन पार्टिकल्स के बीच में सांस ले तो ये पार्टिकल्स उसके बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर जाने के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज करते हुए नजर आएंगे। तो पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान यहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलता है। देखो ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत तगड़ा रेडिएशन निकलता है, ये आपको पता ही है। तो अभी क्या बोला गया कि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हुए रेडिएशन निकलता है, तो ये जो फ्लाई ऐश होता है, उड़ता हुआ राख होता है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा रेडिएशन देखने को मिलता है जो कि अगेन हमारे एनवायरमेंट के ऊपर एक बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो ये दो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। ये जो फ्लाई ऐश है, उड़ता हुआ राख है, ये उड़कर नदियों में इकट्ठा हो रहा है, पानी में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से वो पानी डैमेज हो रहा है। इनफैक्ट वो वाटर बॉडीज़ के अंदर से डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है, और ग्राउंड वाटर में जाने के बाद वो जो वाटर है उसको पल्यूट कर रहा है, जो पानी पीने वाला है उसको पल्यूट कर रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी ये वाला पिक्चर दिखाया था। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसका एनवायरमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्या हुआ, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, प्लस हमारी फसलों के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर पल्यूट हो रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। ये तो कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन क्या नहीं है वो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फ्लाई ऐश जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन आप ये देखो, इसी फ्लाई ऐश को मैंने आपको बताया सीमेंट का काम कर सकता है ना। तो सीमेंट का काम करेगा तो इससे रोड बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं, और भी जगह पर इस्तेमाल होगा। माइन फिलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है, ब्रिक्स यानी जो ईंटें बनती हैं, टाइल्स भी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो कंक्रीट के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। भाई आप वहाँ पे इस्तेमाल करो, फ्लाई ऐश को इकट्ठा करो, बेच दो, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, क्योंकि अभी फ्लाई ऐश के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है, लेकिन आप पावर प्लांट्स वाले क्या कर सकते हैं, इन फ्लाई ऐश को इकट्ठा कर सकते हैं, इसको एनवायरमेंट में रिलीज होने से रोक सकते हैं, और एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होगा, इकट्ठा कर सकते हैं, उससे यहाँ पर ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर उससे पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो सीमेंट की तरह काम करेगा, रोड के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ब्रिक्स यानी ब्रिक्स जो है, ईंटें जो है उसको बनाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर यह आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। बात की गई है एक्सोमार्स 2022 के मिशन के बारे में। तो ये एक्सोमार्स मिशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी आसान से शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे करंट इशू क्या है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने क्या किया, जो ये एक्सोमार्स 2022 में लॉन्च करने वाले थे। एक्सोमार्स नाम से ही पता चल रहा है कि मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर एक मिशन लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी इस मिशन को रद्द कर दिया गया है, इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, आप कह सकते हो आगे फ्यूचर के लिए टाल दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मिशन के अंदर रशिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि रशिया की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार से रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। तो रोसकॉस्मोस और यूरोप की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर एक्सोमार्स के ऊपर काम कर रहे थे। बट हुआ क्या, अभी रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है रशिया से काफ़ी नाराज़ हो चुकी हैं। यूएसए ने काफ़ी सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा दिए हैं, साथ ही साथ यूरोप ने यहाँ पर काफ़ी सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा दिए हैं, और इसी के चलते तहत ये जो मिशन है इसको भी अभी के लिए
डेफर कर दिया गया। आने वाले टाइम पर देखेंगे, इसको लॉन्च करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी वो चर्चा में आ जाएगा, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लिया करेंगे। बट अभी यहाँ पर इस मिशन के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सोमार्स 2022 का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम लोग मार्स यानी जो मंगल ग्रह है उसकी स्टडी कर सकें, और इसी एक्सोमार्स को लॉन्च किया जा रहा था दो स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन के थ्रू, जैसे रशिया का रोस्कोसमोस हुआ और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी हुआ। ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके इसको यहाँ पर अचीव करने के ऊपर फोकस कर रहे थे। ओरिजिन के बारे में बात करें तो देखो, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर पहले इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन नासा यहाँ से पीछे हट गया था। नासा ने यहाँ पर 2012 में ड्रॉप आउट कर लिया कि भाई हमारे यहाँ पे बजट की प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग मार्स पे नहीं जा सकते। तो यहां पर यूरोप वाली स्पेस एजेंसी तो बनी रही, नासा पीछे हट गया। तो यूरोप की स्पेस एजेंसी की मदद करने के लिए रशिया आ गया आगे। रशिया ने यहां पर नासा की जगह ली और 2013 में स्टार्ट कर दिया इस प्रोजेक्ट को, और यहां पे डिसाइड किया 2022 तक हम लोग इस एक्सोमार्स को लॉन्च कर देंगे, जो कि लॉन्च अभी नहीं हुआ। तो मार्स यहां पर आप देख पाओगे, जब आप सोलर सिस्टम देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला प्लैनेट आपको मरकरी देखने को मिल जाएगा, देन उसके बाद वीनस, देन अर्थ, देन उसके बाद मार्स। अर्थ हुआ, अर्थ के पीछे ही आपको ये मार्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिशन भेजने के बारे में चर्चा की जा रही है। और पता एक बात मैं आपको बताऊं, अर्थ और मार्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। रेड कलर का प्लैनेट आपको देखने को मिलता है ये मार्स। रेड कलर का क्यों होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इस मार्स वाले को अच्छे से स्टडी करने के बारे में हमने ये इस मिशन को लॉन्च किया। और मार्स और पृथ्वी के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी क्या है वो भी आगे आपको पता चलेंगी। लेकिन अभी के लिए बात करें तो ये जो एक्सोमार्स है इसको हम लॉन्च कर रहे थे। इसको जो लॉन्च किया जा रहा था, इस मिशन के दो स्टेज हैं। पहला जो स्टेज है वो लॉन्च कर दिया गया था। फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया था प्रोटॉन एम रॉकेट से 2016 के अंदर, ठीक है। तो इसको तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, इस पूरे के पूरे फर्स्ट वाले मिशन का, जो फर्स्ट वाले स्टेज का जो ऑर्बिटर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली तो टेस्ट हो चुका था, लेकिन जो लैंडर होता है जो मार्स के ऊपर यहाँ पे मंगल ग्रह पर लैंड कर रहा था वो फेल मार गया था। जैसे आपको पता होगा, भारत का जो चंद्रयान 2 था वहाँ पे हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं हो पाया। ऑर्बिटर तो अच्छे से वर्क कर रहा है, लैंडर लैंड नहीं हो पाया। लैंडर लैंड नहीं हो पाएगा तो रोवर उसमें से निकल नहीं पाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो मिशन है ये तो फेल हो गया था। अब जो ये सेकंड पार्ट है इसका हम लोग सेकंड स्टेज के ऊपर काम कर रहे थे, ये ESA और साथ ही साथ रोस्कोसमोस। तो ये जो सेकंड वाला ये पार्ट है इसको यहाँ पर साल 2020 में डिसाइड किया था लॉन्च करेंगे, लेकिन साल 2020 से आगे पोस्टपोन कर दिया। इस बार सितंबर में साल 2022 में लॉन्च करने के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी फिर से इस रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट की वजह से इसको आगे के लिए डेफर कर दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हम लोग यहाँ पर रोवर और सरफेस प्लेटफॉर्म भेजने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे, देखो ये मान लो यहाँ पर ये मार्स मंगल की ज़मीन हुई। अब ये मंगल की ज़मीन जब होगी तो यहाँ पर एक तो ऑर्बिटर घूमने लगेगा इसके आसपास, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक लैंडर होगा। लैंडर जो कि धीरे धीरे यहाँ पर लैंड करेगा, उतरेगा। जैसे वो लैंडर लैंड करेगा इसमें से यहाँ पर ये रोवर निकल कर आएगा। ये रोवर इसमें से निकलेगा और यहाँ पर सब जगह घूमेगा और घूम कर यहाँ पर रिसर्च करेगा। प्लस यहाँ पर मार्स पे ड्रिलिंग वगैरह भी करी जाएगी, गड्ढा खुदाई करेगा। उसके बाद यहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठा करेगा और वो सैंपल वापस से भारत पर लेकर आए, अर्थ पर लेकर आए जाएंगे, ताकि क्या कर सकें हम लोग उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस कर सकें, स्टडी कर सकें। तो ये यहाँ पर इस मिशन के अंदर होने वाला था, जो कि अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई मार्स के ऊपर हम लोग लाइफ को खोज सकें। क्या मार्स के ऊपर ज़िंदगी हो सकती है, इंसान रह सकता है? मार्स की हिस्ट्री को देखें, मार्स के ऊपर वाटर का जो ये प्रेजेंस है, ठीक है, उसके इतिहास को जानें। तो इसके लिए यहाँ पर ये मिशन हम लोग लॉन्च करने वाले थे। प्लस 2 मीटर का गड्ढा करके यहाँ से सैंपल निकाल कर लेकर आने वाले थे, जो कि अभी के लिए पोस्टपोन हो चुका है। अब पोस्टपोन हो चुका है तो आपका क्वेश्चन होगा, तो यूरोप वाली जो स्पेस एजेंसी है वो खुद क्यों नहीं कर लेती, वो अपना आप ही लॉन्च कर दे, क्या दिक्कत है? तो यही तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसी का कोलेब्रेशन था। तो आप कहोगे तो कोई बात नहीं, कोलेब्रेशन टूट गया, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन यूरोप तो अपना आप कर सकता है ना ये काम, काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, कर सकता है वो। लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो गया था यूरोप, क्योंकि जो ज़्यादातर सामान इसके अंदर लगकर जाने वाला था ऊपर, वो रशियन ही था। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, जो रॉकेट, जिस रॉकेट में इस मिशन को लॉन्च करने वाले थे वो रशियन मेड था, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे वो रशियन मेड रॉकेट है।
इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है। इनफैक्ट जो रेडियो आइसोटोप हीटर होता है जो कि यूज़ करेंगे हम लोग रात में, जो रोवर होता है ना, इसको रात में जो है इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए, इसको गर्म रखने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर रशिया का ही है। तो रशिया के बहुत मेजर कंपोनेंट्स हैं इस एक्सोमार्स के अंदर। तो यूरोप अकेले ये काम कर नहीं सकता। यही सबसे बड़ी इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई रशिया का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस एक्सोमार्स को समझ चुके हो। अब बात करते हैं मार्स के ऊपर और भी बहुत सारे मिशन दुनिया भर की कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं। जैसे यूएसए का नासा ने परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है, यूएई की साइड से होप मार्स मिशन लॉन्च किया गया है, इंडिया की साइड से मंगलयान, आपको पता होगा आज के थंबनेल में भी लगा रखा है। उसके बाद ये जो मंगलयान वाला मिशन है भारत से लॉन्च किया गया था। भारत के अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश में आप देख पाओगे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था नवंबर 2013 में, और इसको लॉन्च किया था हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 रॉकेट से। तो PSLV C-25 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। तो भारत का मंगलयान मिशन भी हो गया। उसके साथ साथ चाइना ने भी मार्स के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अब मार्स के बारे में। मार्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अर्थ और मार्स दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? जब हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ सूर्य से 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा, और मार्स सूर्य से 142 मिलियन माइल्स की दूरी पर देखने को मिल जाएगा। अर्थ जो है यहाँ पर इसके अंदर 23 घंटे, मतलब आप कह सकते हो 23 आवर्स 56 मिनट्स में यहाँ पर पूरा रोटेशन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मार्स में आप देख पाओगे 24 घंटे 37 मिनट के अंदर यहाँ पर एक रोटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो ग्रेविटी यहाँ पर 2.66 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मार्स देखने को मिलती है, और इधर यहाँ पर मार्स पे आप देख पाओगे 0.37 टाइम्स आपको देखने को मिलती है अर्थ के कंपैरिजन में। उसके बाद अर्थ के पास एक मून है, मतलब अर्थ के पास एक चंद्रमा है, लेकिन मार्स के पास आपको 2 चंद्रमा देखने को मिलते हैं। दोनों चंद्रमा का नाम है फोबस और डाइमोस। तो दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आ जाती हैं। और फीचर्स के बारे में बात करें, जो ये मार्स है, मार्स आपको लाल कलर का नज़र आता है। आप लोग ये कलर देख पा रहे होंगे, ये लाल कलर का नज़र आ रहा है। अच्छा, लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, मतलब जो रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन ये जैसे लोहे पर जंग लग जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स वगैरह हैं, इनकी यहाँ पर रस्टिंग देखने को मिलती है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है इन चट्टानों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मार्स आपको लाल कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्स का कुछ डस्ट वगैरह है वो भी लाल कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से इसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। और ये अपने आप में एक मतलब मार्स जो है एक ऐसा प्लैनेट देखने को मिलेगा जिस पर हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ा वॉल्केनो स्थित है। तो मार्स के ऊपर सबसे बड़ा वॉल्केनो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलंपस मोन्स करके इसका नाम है। तो आपको ध्यान रखना है ओलंपस मोन्स क्या है। ये एक लार्जेस्ट वॉल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम पर, जो कि मार्स पर स्थित है। प्लस मार्स के जो 2 चंद्रमा है वो हमने डिस्कस कर लिए, फोबस और डेमोस करके, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर भी अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प मिल सकती है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। हालांकि कल द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ इशू हो रहे थे इसको लेकर, तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए वापस इसको लगा चुका हूं। तो यूपीएससी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून। तो कौन से प्लैनेट के ऊपर नेचुरल सैटेलाइट और मून सबसे ज़्यादा हैं? इसमें ऑप्शन ए जुपिटर है, बी मार्स है, सी सैटर्न है और डी वीनस है। तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू 2009 बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जुपिटर पर सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स मून हुआ करते थे, लेकिन अब ये डेटा बदल चुका है। आज के टाइम पर सैटर्न पर आपको सबसे ज़्यादा ये नेचुरल सैटेलाइट्स और मून देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ क्लियर करना चाहता था, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कल के वीडियो में, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको वापस से लगाया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात की गई है बोमा टेक्निक के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में है बोमा टेक्निक, अफ्रीकन बोमा टेक्निक इसको हम लोग बोलते हैं। अफ्रीका का ये मैप है, तो अफ्रीका की बोमा टेक्निक होती क्या है इसको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। तो द हिंदू का यहाँ पर ये आर्टिकल निकल कर आता है, जहाँ पे बात की गई है अफ्रीका बोमा टेक्निक जो है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही है। ये जो टेक्निक है इसको हम लोग राजस्थान में यूज़ कर रहे हैं। अब राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक यूज़ किया जा रहा है? तो राजस्थान में आपको एक नेशनल पार्क देखने
देखने को मिलेगा जिसका नाम है केओलादेओ नेशनल पार्क। तो ये केओलादेओ के बारे में आगे मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो क्या हुआ, इस नेशनल पार्क से जो हिरण है, स्पॉटेड जो डियर है, उसको यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा। यहाँ से निकाल कर कहाँ पे ले जाएंगे, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पर। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व नाम से पता चल रहा है यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं टाइगर्स के लिए यहाँ पर ये जो डियर होगा वो खाना बनकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन रिजर्व के अंदर जहाँ पर टाइगर है आज के टाइम पर, वहाँ पर अच्छा खासा शिकार है नहीं। तो उस शिकार को इंप्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं, राजस्थान के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे जो खासकर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में हम लोग इन हिरण को ट्रांसलोकेट करेंगे। कहाँ से लेकर जाएंगे, इस नेशनल पार्क से। तो इस नेशनल पार्क से इस टाइगर रिजर्व तक इस हिरण को लेकर जाएंगे, और लेकर जाने के अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल होगा। उसी टेक्निक को हम लोग बोल रहे हैं अफ्रीकास बोमा टेक्निक। ठीक है, तो अफ्रीका यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, ये पूरा का पूरा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाता है। नाउ ये जो बोमा टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अफ्रीका के अंदर, ये आपको पता चल ही चुका है। यहाँ पर हम लोग एनिमल्स को एक इधर से उधर लेकर जाते हैं, एक फेंसिंग क्रिएट करके। आप इस वाले पिक्चर को देखो, इस वाले पिक्चर में जैसे मान लो यहाँ पर ये एक एरिया है, यहाँ से हमें जानवर को उठाना है। ठीक है, यहाँ से जानवर को उठाकर लेकर जाना है दूसरी जगह पर। तो कैसे ले जा सकते हैं, मान लो यहाँ पर अभी 6-7 हिरण है, ठीक है, मान लेते हैं 6-7 हिरण है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इसके इधर उधर फेंसिंग बुंदी, फेंसिंग मतलब यहाँ पर एक जाल बना दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, वो जानवर इसके अंदर ही रहेगा, इधर से बाहर निकल नहीं पाएगा। वो जाल पहले पीछे तो काफ़ी चौड़ा है, फिर आगे लाते लाते इसको हम लोग पतला करते हुए चलते हैं, और पतला करते 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 इतना पतला कर देते हैं कि एक गली सी बन जाती है, और गली सी बना के फिर थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, और फिर आगे यहाँ पर एक ट्रक खड़ा कर देते हैं, और ट्रक में आप देख पाओगे पीछे का दरवाज़ा खोल दिया गया। तो ये जो जानवर है वो यहाँ पर घूमते घामते जब यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद आराम से इधर निकलेगा और इधर से इधर यहाँ पे पहुँचेगा, ट्रक में चढ़ जाएगा। जैसे ही ट्रक में चढ़ेगा कर देंगे दरवाज़ा बंद, और यहाँ से ट्रक लेकर गए और जहाँ पर लेकर जाना होगा वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो अभी जैसे केओलादेओ नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की जा रही है, तो यहाँ से स्पॉटेड डियर को इसी टेक्निक से उठाएंगे और उठाकर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में लेकर चले जाएंगे, और इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अफ्रीकास बोमा टेक्निक। क्लियर हुआ? तो अब मैं आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में भी जो 2-4 इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि इसको लेकर भी डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। केओलादेओ नेशनल पार्क के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्थित है, लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। देन यहाँ पर इसके बारे में कुछ डेटा के बारे में लेकर बात करें तो केओलादेओ नेशनल पार्क को पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ एक रामसर साइट है। ठीक है, अच्छा, भारत के अंदर टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, प्लस भारत में कितने टोटल रामसर साइट हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो साइबेरियन क्रेन है, एक पंछी आपको देखने को मिलेगा, एक पक्षी देखने को मिलेगा, वो भी एक रेयर स्पीशी है जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस इस पूरे एरिया के अंदर, इस नेशनल पार्क में आपको बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जानवर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैकाल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड कैट, हेनास, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपेन, मंगूस, ये सारे देखने को मिलते हैं। फ्लोरा की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ड्राई ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस इस वाले नेशनल पार्क से 2 नदियां निकल कर जाती हैं, एक का नाम है गंभीर और एक का नाम है बाणगंगा। तो यहाँ पर 2 नदियां इस वाले नेशनल पार्क से फ्लो होती हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के ऊपर। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन राजस्थान आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो ये लोकेटेड है राजस्थान के कोटा के पास में। ये जो पार्क है ये एक घाटी में सिचुएटेड है, और वो घाटी 2 पहाड़ों से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो 2 पहाड़ कौन कौन से हैं, एक है मुकुंदरा और दूसरा है गारगोला। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर आपको 4 नदियाँ देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ पर इस पूरी घाटी की बाउंड्री की तरह देखी जाती हैं। उसमें से नदी का नाम है रमजान, एक है, दूसरी अहू, तीसरी काली और चौथा चंबल। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है ये चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है। प्लस और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। प्लस मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको डिक्लेयर किया गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 के अंदर, और उसके बाद इसको एक नेशनल पार्क बनाया गया 2004 के अंदर। देन उसके बाद इसको एक टाइगर रिजर्व की तरह नोटिफाई किया गया 2013 के अंदर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर उसके बाद इसको एक तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया राजस्थान का इन द फॉर्म ऑफ मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। उसके बाद यहाँ पर आपको राजस्थान में और ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से और भी मोस्ट फेमस आपको रणथंभौर का नाम आपने सुना होगा। रणथंभौर के साथ साथ सरिस्का का नाम भी आपने सुना होगा।
क्लियर हुआ? तो ये थी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज जानने को मिली हैं। अब फटाफट यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो। पहला क्वेश्चन, भारत का जो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो पहले तो यहाँ पर उस मार्स ऑर्बिटर मिशन का आप दूसरा नाम बताओगे, और दूसरे नाम के साथ साथ यहाँ पर ये बताना है इसको हमने नवंबर में, लेकिन कौन से साल में लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन, मार्स के पास आपको 2 चंद्रमा देखने को मिलेंगे, दोनों चंद्रमा के नाम क्या हैं आपको वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर जो बोमा कैप्चरिंग टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन से देश के अंदर, उस देश का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स के पास आपको एक सबसे बड़ा वॉल्केनो देखने को मिलेगा पूरे सोलर सिस्टम में, उस वॉल्केनो का नाम क्या है आपको वो बताना है। अगला क्वेश्चन, जो केलादेव नेशनल पार्क है इसको हम लोग पहले एक और नाम से जाना करते थे, पहले वाला नाम क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, ये आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा राजस्थान में, कोटा के पास। लेकिन ये जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है ये घाटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये घाटी 2 पैरेलल माउंटेन से बनी हुई है, दोनों माउंटेन्स के नाम भी आपको यहाँ पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही से दे पाओगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों को अभी भी काफ़ी सारी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती हैं इन आंसर्स को लेकर, तो ये आंसर्स अगले ही स्लाइड पर मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। चाहो तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज खुद सॉल्व करना चाहो तो वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब फटाफट मैं आप लोग को एक बार एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है कि सर लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन हो जाया करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर फटाफट वीडियो को लाइक तो कर देना। पहले तो आपको यही है कि लाइक करके आप लोग यहाँ पर 2000 लाइक्स पर पहुँचा सकते हो। पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया बीबीएनजे ट्रीटी को लेकर। बीबीएनजे ट्रीटी क्या है? एक यहाँ पर मीटिंग बैठी थी उनक्लोज के अंडर में, यह है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी। ठीक है, यहाँ पर आप उनक्लोज के बारे में जान चुके हो। उनक्लोज ने पानी को 5 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। 5 हिस्से में से एक इंटरनल वाटर, दूसरा टेरिटोरियल, देन कॉन्टिग्यूअस, देन इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन हाई सी हुआ। हाई सी के अंदर एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई इस ट्रीटी के अंदर। इस ट्रीटी को हम लोग ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के नाम से भी जानते हैं। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि 25 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड की तरह देखते हैं। अगले आर्टिकल में हमने फ्लाई ऐश के बारे में जाना। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला है कि भाई फ्लाई ऐश को रोका जाए, प्लस इसका अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। फ्लाई ऐश क्या होता है मैंने आपको समझाया। जब हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं तो कोयले को जलाते हैं, उस कोयले से जलाने से यहाँ पर काफ़ी सारी राख उड़ती है, उसको हम लोग फ्लाई ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश आपको ग्रे कलर का पाउडर देखने को मिलता है। इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। हमारी एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। यूज़ हम इसका काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने एक्सोमार्स 2022 के बारे में डिस्कशन किया। अभी यूरोप की स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये डील थी। ये दोनों एक्सोमार्स को लॉन्च करने वाले थे, बट इसको अभी आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है ये रशिया यूक्रेन की डिस्प्यूट की वजह से। एक्सोमार्स बेसिकली मार्स के ऊपर जाकर स्टडी करने के लिए एक मिशन को बनाया गया है, और उसके साथ साथ क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, मार्स के ऊपर स्टडीज़ करने वाला है। प्लस यहाँ पर रशिया के ऊपर रशिया का क्या डिपेंडेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। रशिया का काफ़ी बड़ा रोल है इसके अंदर। प्लस दूसरे कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस मार्स मिशन को कैसे कैसे लॉन्च किया। भारत और मार्स में यहाँ पर कैसी कैसी सिमिलैरिटीज़ आपको नजर आती हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया। बोमा टेक्निक के बारे में जाना। अफ्रीका की बोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरण को यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर लेकर जाया जा रहा है। बोमा टेक्निक को मैंने अच्छे से समझाया। देन उसके बाद हमने केलादेव नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन किया। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।